अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे थे और कुछ बायोलॉजी की डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी कि बायो बोलते किसे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। अब आगे फर्दर लाइफ का मतलब क्या है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर हमें बायोलॉजी में नहीं मिलता। और लाइफ को होना क्यों चाहिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बायोलॉजी में नहीं ढूंढ पाएंगे। अब हमें सिर्फ इतना पता है कि बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। अब आगे लाइफ का मतलब क्या है और लाइफ को होना क्यों चाहिए, और ऐसे सारे क्वेश्चंस, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं इनका आंसर हमें बायोलॉजी में नहीं मिलता। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम उलमाए किराम पर छोड़ देते हैं। और जितने भी मज़ाहिब होते हैं उनके अलग अलग लाइफ की डेफिनेशन है कि लाइफ का मकसद क्या है, लाइफ को होना क्यों चाहिए और क्या लाइफ का मतलब क्या है। तो ये सारे आंसर्स आप बायोलॉजी में नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें लाइफ के बारे में सिर्फ ऐसी चीज़ों का पता चलेगा जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है कि इंसान में डाइजेशन किस तरह से हो रही है, रेस्पिरेशन किस तरह से हो रही है, और हमारे एक इंसान के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं और उन डिजीज़ के काज क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है उस डिज़ीज़ का। तो जितने भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिस्टम्स हैं और उस सिस्टम्स के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं, जो हमारा एबायोटिक इन्वायरमेंट है वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम पे असरअंदाज होता है, वो सारे आंसर हमें बायोलॉजी में मिलते हैं। लेकिन एक लाइफ का मतलब क्या है और लाइफ को क्यों होना चाहिए, ये हमें आज तक बायोलॉजी में नहीं मिल पाया। ये हम उलमाए किराम पर, जो मजहबी स्कॉलर होते हैं, उन पे छोड़ देते हैं कि लाइफ का मतलब क्या है। तो आइए अब जो ब्रांचेस हमारी रह गई थी लास्ट लेक्चर में, आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो अगली ब्रांच है हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक्चुअली हम सेल्स की स्ट्रक्चर और जो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल। हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर जाके देखते हैं, सेल के अंदर से अंदर जाके देखते हैं कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जाके हम देखेंगे तो हमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है और सेल के दरमियान में क्या न्यूक्लियस होता है। और ऐसे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ये सारे सेल के अंदर मिलते हैं। तो सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और दूसरा, एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, वो सारा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अगली ब्रांच है हमारी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट्स क्या होता है, एक माहौल होता है, एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन क्या है, ये सारा हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई भी एक इंसान है, इस इंसान का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। इन्वायरमेंट किसे बोलते हैं, जो हमारा एक माहौल होता है। हम इस रूम में खड़े हैं तो जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग सारी चीज़ें हैं वो किस में आ रही हैं, हमारे माहौल में आ रही हैं। और ये एक इंसान है, एक ऑर्गेनिज्म है, इस पे नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है, ये सारा हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और वो कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है, हमारे पास लाइट है और वाटर है। ये सारे जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, ये सारा हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जो एक इंसान का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का माहौल होता है वो किस तरह से उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, असर डाल रहा है, वो सारा हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अगली ब्रांच है हमारी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इस ब्रांच में हम एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। अब फ्रेश वाटर और दूसरा हमारे पास अगली ब्रांच आ रही है मैरीन बायोलॉजी।
फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में क्या फ़र्क होता है? जो समुद्री पानी होता है उसे मैरीन वाटर बोलते हैं, और जो फ्लोइंग वाटर है हमारे पास उसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में देखें हमारी डिफरेंट जो रिवर्स हैं और लेक्स हैं, ये नदी नाले सारे किस में आ रहे हैं? फ्रेश वाटर में आ रहे हैं। और जो हमारा मैरीन वाटर होगा वो समुद्री वाटर होगा। हमारे पास जो समुद्री पानी होता है उसे मैरीन। और दूसरा, इसके इन दोनों वाटर्स की कंपोजिशन में फ़र्क होगा। एक तो इनके जो फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं खसूसियात को, वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। अब देखें, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास जो वाटर है ये एक पहाड़ी से आ रहा है नीचे की जानब, या ये जो हमारे पास पहाड़ होते हैं जहाँ से पानी नीचे को आ रहा है। अब देखें, जे जहाँ पे हम पहाड़ में देखेंगे डिफरेंट हमें नदी नालियाँ नज़र आएंगी। कोई नाली इधर जा रही है, बाकी कुछ नहरें निकलेंगी, कुछ झीलें निकलेंगी। एट दी एंड वाटर किस में आ रहा है? नीचे आएगा। अब यहाँ कहीं पे हमारे पास समंदर होता है। जो हमारी इस ज़मीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पहाड़ है, और जो इस ज़मीन का सबसे नीचे वाला हिस्सा वो क्या है? समंदर है। अब क्या होगा? वाटर यहाँ से किस में आएगा? समंदर में आएगा। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे जो वाटर आएगा उसकी कंपोजिशन है इस वाटर से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी? अब देखें, यहाँ पे जितने भी साल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जो कि जब एक पहाड़ी से वाटर समंदर में आएगा तो वो क्या होंगे? सारे साल्ट्स क्या होंगे? इस समंदर के में आ जाएंगे। अब देखें, अब जो समंदर का पानी है उसमें साल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितने भी साल्ट्स हैं वो बॉटम पे चले जाते हैं, और जो पानी एवेपोरेशन के ज़रिए से दोबारा जो वाटर होता है वो दोबारा इन पहाड़ों की तरफ या एवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब देखें, इसकी पीएच, इसकी कंपोजिशन और जो इसके जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो समुंदर वाले पानी में बहुत ज़्यादा होगी, और ये जो हमारे पास दूसरा वाटर है ये वाला इसमें कम होती है। तो ये तो दोनों के जो फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। अब इनके दरमियान जो कंपोजिशन में क्योंकि चूँकि डिफरेंस है, अब इनकी जो लाइफ होगी, जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। जो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे हमारे मैरीन लाइफ में, वो हमारे किस में आएंगे? मैरीन बायोलॉजी में आएंगे। और जो फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों के दरमियान जो वाटर की कंपोजिशन है, वाटर की खसूसियात हैं, ये दोनों में डिफरेंट है, दोनों में खसूसियात डिफरेंट हैं, तो दोनों की लाइफ भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे कि हमारे जो अफ्रीका में रहने वाले इंसान है वो हमसे डिफरेंट है, पाकिस्तान में रहने वाले इंडियन से डिफरेंट है। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो आबो हवा का पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लिहाजा फ्रेश वाटर और मैरीन जो हमारे पास मैरीन बायोलॉजी है इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस है। जो हम फ्रेश वाटर में स्टडी करेंगे लाइफ को उसको बोलेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी, और जिस बायोलॉजी की शाख में हम मैरीन लाइफ को स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे मैरीन बायोलॉजी, और ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो अगली हमारी ब्रांच है जी बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में एक्चुअली हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल। ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास वायरसेस हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, या फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोटोजोआ जो होते हैं इनकी स्टडी। जो हमारे पास वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। और अगली ब्रांच है हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, या हमारे डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स हैं किस तरह से वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, ये हमारा सारा जो मुतालिया होता है ये हम फिजियोलॉजी में करते हैं।
इट इज़ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी, इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम डिफरेंट है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब देखें फिजियोलॉजी में हमने क्या करना होता है, जो जितने भी एक प्लांट्स या फिर और दूसरे एनिमल्स हैं उनमें जो फंक्शन हो रहे होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, उनको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब देखें नॉर्मल का लफ्ज़ ये आपने लाजमी लिखना है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे जो बाकी फंक्शनिंग होगी, अब डिजीज़ है फॉर एग्जांपल हम बीमार हो जाते हैं तो बॉडी तो काम फिर भी कर रही होती है लेकिन वो नॉर्मल फंक्शन नहीं होते। अगर ये फंक्शन एबनॉर्मल है, नॉर्मल से क्या है एबनॉर्मल हो जाता है, तो वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी नहीं करेंगे उस फंक्शन को। वो हमारे पास एक अलग ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसे बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में एक्चुअली हम डिज़ीज़ को पढ़ते हैं कि किस तरह से डिज़ीज़ का ओरिजिन हुआ है, किस तरह कौन सी उसकी काजेज़ हो सकती हैं और उसके डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट क्या हैं, वो सारा हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। और फिजियोलॉजी में सिर्फ हम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच है जी हमारी ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में हम एक्चुअली ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान की हिस्ट्री क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप कैसे है, और एक जो इंसान के अंदर फंक्शन हो रहे होते हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर है, ये सारा हम जितनी भी एक इंसान से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो हम ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसमें जो हमारे पास इंसान की जेनेटिक्स हो सकती है, इंसान का जो स्ट्रक्चर है वो हो सकता है, इंसान की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो हो सकती है, इंसान का पैटर्न हो सकता है कि वो किस तरह से उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो किस तरह से है, ये सारा हम ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ते हैं और करते हैं। तो लास्ट ब्रांच है जी हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जितना भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम टेक्नोलॉजी में करते हैं वो सारा हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।